नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आशा है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपने उन चीज़ों का अध्ययन नहीं किया है तो सबसे पहले उन वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। अब तक इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उस समय परिस्थितियाँ क्या थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में खिलजी वंश का क्या योगदान था, इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या योगदान था, दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के खतरों से कैसे गुजरना पड़ा। ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत के प्रसार में तुगलक वंश का क्या योगदान था, और इसके साथ साथ इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के समय राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय राज्य की प्रकृति कैसी थी। इस क्वेश्चन का भी अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। तो ये चैप्टर का अंतिम पार्ट है, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो भाई, अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो तुगलक वंश जिस समय दिल्ली में सत्ता में आया, तो तुगलक वंश जो है उसके जो सिंहासन प्राप्त किया है सबसे पहले वो है गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया। दिल्ली की सत्ता पर बैठा कौन? गियासुद्दीन तुगलक। कब? 1320 में। तो तुगलक वंश जब दिल्ली में सत्ता में आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत अस्थिरता से जूझ रही थी। अस्थिरता का मतलब ये है कि एक मजबूत शासन प्रणाली नहीं थी। छोटे छोटे राजाओं ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ अपना विरोध कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी कि शुरुआत में दिल्ली की राजाओं ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था उन सभी क्षेत्र के राजाओं ने अब क्या करा है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इवन दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया है। ऐसे में जब गयासुद्दीन तुगलक शासन पर बैठता है तो उसका पहला काम यही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र पहले जीते गए थे उन्हें फिर से जीता जाए और उन्हें फिर से वापस दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया जाए। तो ऐसे में उसने क्या क्या किया गया, ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस समय तुगलक वंश शासन में बैठेगा आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होगी। दिल्ली का जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका होगा। ऐसे में ज़रूरत होगी कि एक नए तरीके से इनकम सोर्स भी बढ़ाया जाए। तो अगर हम तुगलक शासन की बात करें तो तुगलक वंश के समय, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, तो तुगलक वंश दिल्ली में जिस समय सत्ता में आया उस समय सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त थी। तो राजनीतिक अस्थिरता का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जितने भी सरदार हैं या छोटे छोटे राजा हैं जिन्होंने पहले अधीनता स्वीकार कर रखी थी, अब वो स्वतंत्रता अपनी घोषणा कर देंगे। और दूसरी बात यह है, जो है सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, खजाना खाली हो चुका था। ऐसे में दिल्ली सल्तनत कैसे मजबूत होगी तुगलक शासन के दौरान, ये बात बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो बिल्कुल क्या थी? बेकार थी। क्योंकि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के समय दक्षिण भारत को जीत लिया था। दक्षिण भारत के मतलब कुछ प्रदेशों को जीत लिया था, पूरे दक्षिण भारत को नहीं जीता था, ये बात ध्यान रखना आप। तो ऐसे में दक्षिण के राजाओं ने ये वचन दिया था कि भाई हम तुम्हारे वफादार रहेंगे, हर साल तुम्हें नजराना भेजेंगे। खास तौर पर देवगिरी के शासक ने और तेलंगाना के राजा ने। तो देवगिरी के शासक और तेलंगाना के शासकों ने यह कहा था कि हम आपको हर साल नजराना देंगे, भेंट देंगे, पैसा देंगे, और बदले में हम यहाँ का शासन करेंगे, आपकी अधीनता में रहेंगे। लेकिन जब खिलजी वंश का समाप्ति हुई तो इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को घोषणा कर दी। इन्होंने वो वायदे पूरे करने से मना कर दिए। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ कि देवगिरी सल्तनत सत्ता के जितने भी अवशेष थे, जितनी भी चीज़ें बची हुई थी, ये सब चीज़ों पर गयासुद्दीन तुगलक ने तुरंत ही ध्यान दिया। और उसका पहला ध्यान इस ओर गया दक्षिण में कि वो देवगिरी को वापस से दिल्ली में जोड़ दे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खान। तो उलुग खान की बात करें जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, तो 1321 में उलुग खान ने एक विशाल सेना बनाई और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और वो वारंगल तक पहुंच गया। वारंगल में उसने 2 सैनिक घेराबंदी करी जो कि 4 से 5 महीने तक चली। यानी कि जब उलुग खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, इसने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी और दक्षिण पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत में उसने 2 सैनिक घेराबंदी करी जो 4 4 महीने की थी। यानी कि जब भी आप सामने वाले पे आक्रमण कर रहे हो तो उस क्षेत्र को अपनी सेना ने वहाँ पर जो डेरा डाल दिया है, युद्ध का जो इंतजार कर रही है, उसी को घेराबंदी कहते हैं। और यहाँ पर उलुग खान की एक बात थी, उसने ये सोच रखा था कि यहाँ का जो राजा है राय रुद्र, जब वो समर्पण करेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे वो क्या करेगा? मृत्युदंड देगा। और बिल्कुल यही हुआ, किले पर अधिकार कर लिया गया, उसे लूटा गया, तोड़फोड़ की गई, राय को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली लाया गया। इस प्रकार से दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत की।
पूर्वी भारत में सैनिक अभियान दक्षिण में होने वाले युद्ध का परिणाम थे। यानी कि दक्षिण में जो युद्ध हुआ उसी की वजह से पूर्वी भारत में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्वी भारत के जिन राजाओं ने दक्षिण भारत के राजाओं की सहायता करी थी वो सीधे सीधे तुगलक वंश के निशाने पर आ गए। तो जब शाही सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जब शाही सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया था, ये देखिए यहाँ लिखा है, जब शाही सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया था तो उस समय उड़ीसा का जो राजा था, उड़ीसा में स्थित जाजनगर का जो राजा था भानुदेव दित्य, तो भानुदेव दित्य ने क्या करा था, वारंगल के राजा की मदद करी थी। और वारंगल का राजा कौन था? रुद्रदेव। तो सीधी सी बात है, अगर दुश्मन की सहायता कोई करेगा तो वो भी तो दुश्मन होगा। तो ऐसे में जो उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने पहले वारंगल को जीता, अब उसने कहा मैं जाजनगर को भी सबक सिखाऊंगा। तो इसलिए उसने जाजनगर पर भी आक्रमण किया। यानी कि पूरी भारत से युद्ध नहीं होता अगर पूर्वी भारत के राजा दक्षिण भारत के राजाओं की मदद नहीं करते। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और अंततः विजय उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की हुई। उसने शत्रु के पड़ाव को खूब लूटा और बहुत बड़ी मात्रा में धन भी इकट्ठा किया। जारनगर को जीतकर उसने दिल्ली सल्तनत का उसे एक हिस्सा बना लिया। कितनी बात क्लियर है भाई? तो पूर्वी भारत में बंगाल, अब हम बात करें किसकी? बंगाल की। तो पूर्वी भारत में जो बंगाल था, तो पूर्वी भारत में बंगाल सदैव से ही विद्रोह का गढ़ था। यहाँ पर हमेशा विद्रोह होता था। यहाँ के राजा समय समय पर जैसे उन्हें मौका मिलता था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ऐसी एक राज्य था वहाँ का लखनऊती। तो लखनऊती राज्य के स्वतंत्र शासक फिरोज शाह की मृत्यु हुई और उसके भाइयों के बीच युद्ध आरंभ हो गया कि भाई मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। ऐसे में लखनऊती के कुछ कुलीन गयासुद्दीन के पास गए। गयासुद्दीन ने कहा हम बिल्कुल सहायता करेंगे, क्योंकि इस सहायता के माध्यम से गयासुद्दीन का सीधा नियंत्रण हो जाता किस पर? लखनऊती पर। और बिल्कुल उसने वहां पर करा, वहां का जो संघर्ष हुआ वहां की सेना को हरा दिया और इस प्रकार से पूर्वी भारत पर भी कब्जा हो गया। यानी कि तुगलक शासन के समय जो अस्थिरता बनी थी अब वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में तो खत्म हो चुकी है। अब आता है उत्तर पश्चिम तथा उत्तर। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड से ही अलाउद्दीन ने मुल्तान अभियान चलाया था और फिर उसने पश्चिम की सीमाओं पर सीधा सीधा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अगर हम बाद की बात करें तो बाद में सुल्तान दक्षिण और गुजरात के मामलों में ज़्यादातर व्यस्त रहे। यानी कि अलाउद्दीन के बाद के जितने भी राजा आए उन्होंने साउथ में और गुजरात को कंट्रोल करने में अपना ज़्यादा टाइम दिया। मोहम्मद बिन तुगलक भी जब सत्ता में आया तो उसने भी सोचा उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर मैं ध्यान केंद्रित करूं। तो सिंहासन पर बैठने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कला, नौर और पेशावर में सैनिक अभियान भेजे। हाईलाइट कर रखी मैंने चीज़ को। और 1326-27 में उसने तरमिशरीन खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणों का भी क्या करा, सामना किया। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अभियानों में मंगोलों के होने वाले आक्रमण से भी वो पश्चिम उत्तर की सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। तो अगर आपने मंगोल समस्या को नहीं पढ़ रखा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप ना पिछली वीडियो के पार्ट 2 में आप क्या करो, मंगोल समस्या पढ़ लो। तो सीन ये था कि मंगोलों का आक्रमण लगातार हो रहा था। तो ऐसे में जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा थी यानी कि भारत के इधर वाली जो सीमा थी, यहाँ से जो मंगोल भारत में आ रहे थे इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। और ऐसे में मंगोलों के खतरे से भी निपटना है और जो यहाँ के छोटे छोटे राजा हैं इनसे भी निपटना है। तो इसलिए ये दोहरी समस्या है उत्तर पश्चिम की तरफ, जिसे कंप्लीट किया भी जाएगा। 1332 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, एक क्षेत्र है वहाँ का कराचील, वो सोचेगा मैं इस क्षेत्र को जीत लूँ। और इस क्षेत्र की पहचान अगर हम बात करें कराचील की तो कराचील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित आज का जो कुल्लू है, कुल्लू आपने सुना होगा, उसी को कराचील क्षेत्र कहा जाता है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम सीमा की किलेबंदी की योजना का एक भाग था। लेकिन ये ना बहुत खतरनाक युद्ध साबित हुआ किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। उसने क्या करा, खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सेना ने कराचील क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान जिदिया पर अधिकार भी कर लिया। सुल्तान का आदेश था कि उस क्षेत्र को जीतने के बाद वापस लौटे। लेकिन खुसरो मलिक ये सोच रहा था कि भाई मैंने इस क्षेत्र को तो जीत लिया है, आगे का क्षेत्र भी जीत लूं, और वो तिब्बत की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी की तभी बारिश हो गई और बारिश होने की वजह से सेना बीमारी और प्रकोप का शिकार हो गई। विपत्ति इतनी भयंकर थी कि सारे के सारे सैनिक मर गए, केवल 3 सैनिक बचे थे इस कहानी के बारे में बताने के लिए। अगर वो 3 भी मर जाते तो इस अभियान के बारे में पता नहीं चलता। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जो कराचील क्षेत्र की समस्या थी इस समस्या पर टिप्पणी करो। तो आप बताओगे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1332 में ये सोचा कि वो कराचील क्षेत्र को जीत ले। कराचील क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुल्लू में है। और उसने उसने जो अपना सेनापति भेजा खुसरो मलिक, उसने उस क्षेत्र को जीत भी लिया। लेकिन खुसरो मलिक अधिक उत्साही हो गया, उसने सोचा मैं तिब्बत को भी जीत लूं। लेकिन तभी बारिश हो गई और जिसकी वजह से बहुत सारे इसके जो बीमारी की वजह से और मौसमी समस्याओं की वजह से इसकी सेना में सभी मर गए। केवल 3 सैनिक बचे जिन्होंने ये सारी बात बताई। तो कराचील अभियान जो था वो थोड़ा सा खतरनाक था भाई।
इस प्रकार से इसने उत्तर पश्चिम तथा उत्तर के सैनिक अभियान चलाए। अब इस चैप्टर का देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आ चुके हैं, जो कि एग्जाम में 99.99% पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समय राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। तो देखो, दिल्ली सल्तनत के समय राज्य की प्रकृति का मतलब ये होता है कि सत्ता कैसे हासिल की जा रही है, सत्ता कैसे कायम की जा रही है, राजा के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो, राजा के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि उसके पास ताकत है, राजा के लिए ये भी जरूरी होता है कि वो विभिन्न माध्यमों से जनता का विश्वास जीते। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान राजा को शक्तियाँ कैसे हासिल हुई थी, वो जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे किस प्रकार के टैक्स लगाए, उन्होंने उनकी जो वंश व्यवस्था थी वो कैसे चली, ये सब चीज़ें हम राज्य की प्रकृति में पढ़ते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सल्तनत की जगह आप प्रकृति पढ़ते हो तो विभिन्न लेखकों ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जाएगा। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के अध्ययन के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सत्ता कैसे हासिल की जाती थी, सत्ता हासिल करने के तरीके क्या थे, सत्ता कायम रखने के तरीके क्या थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा तरीका ये था कि श्रेष्ठ सैन्य क्षमता, तो जिसके पास सबसे अच्छी सैनिक पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, वो सत्ता हथिया लेता है। परंतु शासकों के लिए सत्ता बने रहने के लिए यही जरूरी नहीं है कि आप भैया ताकतवर हो, आपको ये भी होना चाहिए कि आपको कोई लीगलिटी प्रदान करें। तो ऐसे में राजा धर्म के साथ अपने आप को जोड़ लेता था, धर्म के ऊंचे ऊंचे लोग जो है उसे मान्यता देते थे। जैसे इस्लामिक राज्य में जो खलीफा होता था वो क्या करता था, वो राजाओं को मान्यता प्रदान करता था। लेकिन सिर्फ धर्म तक ही आप सीमित नहीं हो, जो आपके उल्मा वर्ग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो भी आपको सपोर्ट करने चाहिए। इसके साथ साथ आप वास्तुकला का निर्माण करोगे, मस्जिदों का निर्माण करोगे, मंदिरों का निर्माण करोगे ताकि जनता आपको सपोर्ट दे सके। नई नई व्यवस्थाएं बनाओगे प्रशासन के लिए, कर वसूलने का अधिकार आपको मिलेगा तो जनता को आप सुविधाएं भी दोगे। इस प्रकार से राजा अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। दिल्ली सल्तनत में राज्य के जो महत्वपूर्ण घटक थे, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, वो थे कुलीन वर्ग। तो दिल्ली सल्तनत में शुरुआत में जो तुर्की गुलाम थे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो ये अपने हिसाब से चलाते थे, तुर्क सारे निर्णय लेते थे, ये जिसको सपोर्ट करते थे वही राजा बनता था। अगर गलती से कोई और राजा बन गया तो विद्रोह होना ही होना है। तो मालिक और शासक की मृत्यु हो जाने के बाद जब कोई नया राजा बनता था तो ये उस अगर उनके हिसाब से राजा नहीं बना तो उसमें ये निष्ठा नहीं रखते थे और नए शासक के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। शासक और कुलीन वर्ग के बीच में सत्ता संघर्ष हमेशा होता रहता था दिल्ली सल्तनत में। तो शुरुआत में कुलीन वर्ग में सबसे शक्तिशाली पद पर कौन थे, तुर्क थे। लेकिन जब खिलजियों का शासन आया तो इसकी स्थिति बदल गई। आने वाले समय में भारतीय मुसलमान भी सत्ता में शामिल होने लगे। आगे की बात करें तो भक्ति आंदोलन के समय दिल्ली सल्तनत में एक सहनशील भावना दिखाई जाती है कि इस्लाम से इतर और लोगों को भी सपोर्ट किया जाने लगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य की प्रकृति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक विचार लिखा है फ़क़ मुदब्बिर ने, जिनकी एक किताब है आदाब उल हर्ब। इस किताब का मतलब है कि राजाओं के रिवाज क्या थे, उन्होंने प्रजा पर शासन कैसे किया। ऐसी एक किताब लिखी है जिया बर्नी ने, फतवा ए जहांदारी, यानी कि शासन के सिद्धांत क्या थे। तो इन किताबों से ये पता चलता है दिल्ली सल्तनत में जो नींव रखी गई वही आगे चलकर मुगल साम्राज्य का आधार बनी। इसी प्रकार से किताब है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि मैक्स वेबर ने लिखी है। इन्होंने कहा दिल्ली सल्तनत पितृसत्तात्मक राज्य थी। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन जब आप दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, हर बार राजा का बेटा ही राजा नहीं बना है। हालांकि राजा का बेटा जब राजा बना तो कुलीनों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जिसके पास ताकत आई उस बंदे ने क्या करा, शासन किया है। जैकब रोसेल ये कहता है कि राजा राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड बंदे, भरोसेमंद अधिकारियों पर राजा हमेशा डिपेंड रहता था। तो राज्य हमेशा भरोसेमंद अधिकारियों के दम पर ही चलता था। उसी के आधार पर कर संग्रह किया जाता था, व्यापार किया जाता था, कानून और व्यवस्था भी बनाई जाती थी, जिसके लिए एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती थी। ऐसी एक व्यक्ति है स्टेनली लैंडपूल, ईश्वरी प्रसाद, ए बी एम अबिदुल्ला, मोहम्मद हबीब, के एम निजामी, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया। इन्होंने कहा दिल्ली सल्तनत जो थी वो एक सेंट्रलाइज स्टेट था, यानी कि केंद्रता की पावर थी, राज्य सरकारें नहीं थी, राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। कुछ दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी वो आपको पता ही है, तराइन के युद्ध के बाद हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र को कैसे संभाला। तो हमें यह पता चलता है, रोमिला थापर बताती है अपनी किताब में अर्ली इंडिया फ्रॉम ऑरिजिन टू एडी में, कि एकता का अभाव था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के राजा आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से बाहरी आक्रांताओं का, बाहरी आक्रमणकर्ताओं का हमारे क्षेत्र में शासन करना बहुत आसान था। अगर हमारे लोग एकजुट होते
तो शायद ये व्यवस्था नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर हमारी कुछ कमियां रहती हैं जिसकी वजह से भाई लोग हम पर शासन कर सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जब आप राज्य की प्रकृति के बारे में बताओगे तो सबसे पहले ये बताओगे कि दिल्ली सल्तनत की जब आप राज्य की प्रकृति का अध्ययन करते हो तो ये देखते हो कि सत्ता आसानी से हथियाई जा सकती थी अगर आपके पास श्रेष्ठ सैन्य क्षमता है, मजबूती सैनिक क्षमता है। इसके बाद कुलीन वर्ग का भी आपको सपोर्ट चाहिए, इसके साथ साथ धार्मिक वर्ग का भी आपको सपोर्ट चाहिए, और एक नौकरशाही की जरूरत है जिसके भरोसे आप शासन को चलाओगे। लेकिन जो आधुनिक रिसर्च हुई है, आधुनिक शोध हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि तुर्कों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो तो बनी थी और लगातार मजबूत भी हो रही थी, उसमें कोई चेंज भी नहीं आ रहे थे। लेकिन ये सारा खेल था नौकरशाही से रिलेटेड, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि राज्य केवल आंशिक रूप से नौकरशाही से युक्त था। राजनीतिक विखंडन होते थे, यानी कि राजनीति टूटती थी, छोटे छोटे क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र हो जाते थे। जैसे कि मान लो कोई एक ब्यूरोक्रेट है, कोई सरदार है जिसको वहाँ किसी क्षेत्र का क्या है कर इकट्ठा करने के लिए रखा है, लेकिन वो अपना प्रभाव बढ़ा लेता था, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करता था। ऐसे करके चीज़ें धीरे धीरे करके टूट भी जाती थी। स्थानीय क्षेत्रों पर स्थानीय मुखिया जो थे वो शासन करते थे। इक्तेदारी प्रणाली चलती थी जिसमें व्यक्तियों को जो है वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर तुम कंट्रोल करोगे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र से सारे टैक्स आप वसूलोगे। इसके अलावा और भी कुछ किताबें हैं, जैसे इब्न बतूता था जिसने अपनी रिहला में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, राजाओं के क्या क्या काम हैं कि करों को वसूलना राजा का काम है, वास्तुकला का निर्माण, सड़क और मस्जिदों का निर्माण, धार्मिक संगठन, विशेष चीज़ों को दान देना, ये सब कार्य कौन कर रहा है? ये राज्य का ही काम है। ये सब चीज़ें आपको हिस्टोरियंस की किताब पढ़कर पता चलती है। तो इब्न बतूता की रिहला की किताब जो है, इब्न बतूता की किताब है जिसका नाम है रिहला। इस किताब में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया, दिल्ली के शहरों के बारे में बताया गया है, सूफी संतों के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि धार्मिक विविधताएं इस क्षेत्र में थीं। सूफी पीर शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो खानका है दिल्ली में, ये आप सभी को पता है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन की दरगाह है। तो ऐसे में पता चलता है कि सल्तनत जो थी वो विविधताओं भरी थी। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी विविधताएं थीं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिससे हमें पता चलता है कि राज्य की नीतियों के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत के राजा ये चाहते थे कि इस्लाम को कैसे भी करके वो गौरवान्वित करें, उसका सम्मान बढ़ाएं, और अन्य धार्मिक वर्गों का वो दमन करते थे। दरबार में ज़्यादातर इस्लामिक लोगों को ही प्रभुत्व मिलता था। लेकिन आप सावधानी से अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा सेना के मामले में जो सक्षम लोग होते थे उन्हीं को रखा जाता था। ये लोग धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब आप गहराई से अध्ययन करोगे तो आप नौकरशाही को देखोगे, ब्यूरोक्रेट्स को देखोगे, तो उच्च पदों पर हिंदू भी थे, जिससे ये पता चलता है कि धर्म इतना ज़्यादा बोलबालों में नहीं था। हालांकि धर्म की भावना अंतर्निहित थी, धर्म धर्म से प्रेरित था। मदरसों की भी यहाँ पर स्थापना की गई थी, राजा न्याय प्रदान करता था, मदरसों में शिक्षा भी देने के लिए लोगों को रखा गया था। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब आप भारतीय मध्यकालीन राजनीति की बात करते हो तो धर्म यहाँ पर वर्चस्व में था। कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य की प्रकृति का वर्णन करो, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। आगे जैसा कि बताया भी गया यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य की अभिव्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो राजा क्या करता था, बहुत सारे दान देता था, भवन निर्माण करवाता था। इसके अलावा भवन, मस्जिद, नहर और कुएं आदि के निर्माण को बढ़ावा देता था। ठीक है, शासित वर्ग को संरक्षण प्रदान करता था, जरूरतमंद और विद्वानों को दान देता था। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी राजा के कार्यों में। यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके पेपर में आना भी चाहिए। तो आशा ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, खिलजी वंश और तुगलक वंश का इसमें क्या रोल था, और दिल्ली सल्तनत में राज्य की प्रकृति कैसी थी। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं, आगे चैप्टर का सारांश है। ठीक है, तो आशा है ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आसानी से कर सकते हो। मिलते हैं आपसे थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।